हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान वीडियो एग्ज़ाम 2025, इसके लिए हम राजस्थान कृषि और आर्थिक संसाधन जो सेक्शन है 30 मार्क्स का, उसका कंटेंट देख रहे हैं। अब तक हमारी 2 क्लासेज अपलोड हो चुकी है और इसी कड़ी में, इसी सीरीज़ में ये हमारी तीसरी क्लास होगी। पिछली वीडियो में हमने मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के बारे में देखा था। आज उसको थोड़ा सा वापस रिपीट करते हैं और उसके बाद में आगे के कंटेंट को पढ़ना शुरू करते हैं। उम्मीद है कि ये आपके जो 30 मार्क्स का सेक्शन है, 30 मार्क्स का भाग है, 30 मार्क्स बहुत बड़ी परसेंटेज रखता है, वेटेज रखता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये डेटा ऐसा है कि ये वोलेटाइल है, परिवर्तित हो रहा है। तो पहले अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो वर्तमान में जो डेटा 24-25 की जो आर्थिक समीक्षा और नवीन रिपोर्ट वगैरह जो आई है, उसका महत्व इसमें ज़्यादा है और एग्जामिनर नवीनतम डेटा से ही प्रश्न पूछेगा, ये संभावना रहेगी। तो हम मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की बात करें तो ये कब शुरू की गई थी? ये 2017-18 में शुरू की गई। कब? 2017-18 में ये मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरू की गई थी, 2017-18 में। ठीक है, जब शुरू की गई तो इसको 3 कृषि जलवायु खंडों में लागू किया गया था। लेकिन 2019 से क्या हुआ? 2019 से इसके जो कृषि जलवायु खंड है वो 3 की जगह जितने भी हमारे 10 कृषि जलवायु खंड है ना, उन सब में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो ये बताना है कि 2017-18 में। और सभी कृषि जलवायु खंडों में कब से लागू हुआ? तो 2019 से लागू हुआ। ये बात क्लियर हो गई। आगे ये योजना है क्या? तो देखिए, नाम से स्पष्ट है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। बीज और स्वावलंबन, स्वावलंबन मतलब अपना बीज खुद ही पैदा कर सके। तो इसमें इस प्रकार के बीज उत्पादित किए जाते हैं जिनको 10 साल तक के उनका उपयोग किया जा सकता है। और इसमें 9 फसलें शामिल है। कौन कौन से? एक तो अपना गेहूं हो गया, एक जौ हो गया, चना हो गया, ज्वार हो गया, सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, मूंग, मोठ और उड़द। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 9 फसलें, 9 फसलें हैं। 9 प्रकार के जो किस्में हैं, बीज है, वो इसमें टारगेट किए गए हैं और 10 साल तक की उन्नत किस्मों का बीज इसमें उत्पादन किया जाएगा। ये टारगेट रखा गया है। तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना से हम क्या निकाल के ले रहे हैं? एक तो 9 फसलों के लिए ये शुरू की गई है। 10 सालों तक का उन्नत बीज इसमें उत्पादित किया जाएगा, यानी जो बीज उत्पादित किया है वो 10 साल तक काम आएगा हमारे। 17-18 में शुरू की गई। शुरू में 3 कृषि जलवायु खंडों में शुरू की गई थी। 2019 में सभी के सभी 10 जलवायु खंडों में से लागू कर दिया गया। ठीक है, और इसी मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत 2024-25 जो सीजन है उसमें खरीफ और रबी दोनों सीजन को मिला ले तो जो महिला किसान हैं उनको 31.59 लाख मिनी बीज किट प्रदान किए गए, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क वितरित किए गए। तो कितने मिनी किट वितरित किए गए? इस प्रकार का वन लाइनर जो स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आता है उसमें से एक स्टेटमेंट दे देंगे कि जो महिलाएं हैं, महिला किसान हैं, उनको 31.59 लाख बीज मिनी किट वितरित किए गए हैं। तो सत्य है या असत्य? तो ये कहते हैं हमारा क्या होगा उस कंडीशन में? सत्य होगा। अब इसी मतलब बीज स्वावलंबन वाली कड़ी से ही अगर मिलती जुलती एक और योजना है, वो है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, ये क्या है? ये मतलब जो रासायनिक उर्वरक अपन देते हैं उसकी जगह नैनो उर्वरक या फिर जैविक उर्वरक अपनाने को मतलब मोटिवेट करती है। और इसमें मतलब सरकार क्या प्रयास करती है? तो इसमें प्रत्येक जो ब्लॉक होता है, तहसील होती है, तहसील नहीं ब्लॉक, उपखंड, उसके हर उपखंड से 50 किसानों को इसमें चयन किया जाता है और उनको 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता इसके लिए, जैविक खाद के लिए, नैनो उर्वरक को अपनाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान की जाती है। अगर कोई किसान है वो इस योजना में पात्र होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? जैविक उर्वरक अपने खेत में उपयोग करने पड़ेंगे और बदले में उसको 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्लियर है? आगे चलें। एक सरकार ने कृषि क्लिनिक बनाए हैं और इनका टारगेट क्या है? सरकार का टारगेट है जितने भी जिले हैं उन सब जिलों के मुख्यालय पर एक कृषि क्लिनिक बनाया जाए, जिस प्रकार से इंसानों का, मानव का जो
हॉस्पिटल होता है, उसी तरह से एग्रीकल्चर का भी एक हॉस्पिटल यानी क्लिनिक बनाया जाएगा। वहाँ पे क्या होंगे, तो वहाँ पे जो कीट वगैरह लगते हैं या कुछ रोग होते हैं फसलों के, उनके जो उपचार संबंधी जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो वहाँ पे बैठेंगे और वो इस संदर्भ में दवाई के बारे में बताएंगे। मतलब जिस प्रकार से ह्यूमन क्लिनिक होते हैं उसी प्रकार से कृषि क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे और वो जो फसलों संबंधी कीट और रोग संबंधी उपचार है ना, उसके संदर्भ में अपनी सेवाएँ प्रदान करेंगे। ठीक है, और इसके लिए पिछली बार 21 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाई गई थी, ये याद रखने की जरूरी नहीं है। बाकी अगला पॉइंट है नमो ड्रोन दीदी योजना। तो नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है, इसमें 1000 स्वयं सहायता समूहों को मतलब ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि ड्रोन तकनीक के माध्यम से जो खेत है उसमें नैनो यूरिया का छिड़काव कर सके, कीटनाशकों का छिड़काव कर सके। ठीक है, मतलब उससे क्या होगा कि मान लीजिए 50 बीघा खेत है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही हमें मतलब छिड़काव की ज़रूरत है कीटनाशक की, तो उस ड्रोन के माध्यम से उस एरिया विशेष में ड्रोन जाएगा और वहाँ पे कीटनाशकों को छिड़काव करेगा। तो फालतू जगह जैसे पहले जहाँ पे ज़रूरी नहीं थी वहाँ पे भी कीटनाशकों को छिड़काव हो रहा था, तो वो एक तो किसान की कॉस्ट बढ़ा रहा था, दूसरा वो रासायनिक पदार्थ तो वैसे ज़मीन की उर्वरा शक्ति और कई चीज़ें नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। तो इसको काउंटर करने में ये नमो ड्रोन दीदी योजना उपयोगी हो सकती है। तो इसमें कितने स्वयं सहायता समूहों को ये सहायता प्रदान की गई है, तो 1000 स्वयं सहायता समूहों का इसमें चयन किया जाएगा। ठीक है, अभी देखो राजस्थान में जो सहकारी ढांचा है उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि राजस्थान में कितने सहकारी संघ है, कितने दुग्ध संघ है, कितने उपभोक्ता थोक दुकानें हैं, कितने प्राथमिक सहकारी ऋण समितियां हैं, कितने विपणन बाजार है, फल सब्जी मंडियां हैं, कितने सहकारी बैंक है, कितने भूमि विकास बैंक है। तो हमें अगर सहकारिता का जो पॉइंट है उसमें सबसे बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि सहकारिता का जो राजस्थान में जाल बना हुआ है उसमें किस किस प्रकार के समितियां संघ बने हुए हैं और उनकी संख्या कितनी है। ये एक बेसिक जानकारी है जो हमें याद करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं। तो देखो ये कह रहा है कि राज्य में जो आर्थिक समीक्षा 2023-24 क्या कह रहा है, 24-25 सॉरी, आर्थिक समीक्षा 2024-25 कह रहा है कि राजस्थान में टोटल 42,283 पंजीकृत सहकारी समितियां हैं। 42,283 सहकारी समितियां, यानी 42,000 से ज़्यादा, ये याद रखो आप। सहकारी समितियां कितनी है, 42,000 से ज़्यादा है। दुग्ध संघ मतलब संघ कितने, सहकारी संघ कितने हैं, तो 23 संघ है। संघ सहकारी संघ 23 सहकारी संघ है। अच्छा, सहकारी दुग्ध संघ कितने हैं, तो जो 24 है वो सहकारी दुग्ध संघ है। अब सहकारी संघ तो 23 है लेकिन दुग्ध संघ कितने हैं, 24 है। उपभोक्ता थोक भंडार कितने हैं, तो 38 यानी 38 उपभोक्ता थोक भंडार है। प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां कितनी है, तो प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां हैं 8,592। प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां ये है 8,592 सहकारी कृषि ऋण समितियां हैं। और विपणन बोर्ड कितने, विपणन और फल सब्जी समितियां कितनी है, तो 278। जो मंडियों में होती है ना ये विपणन और फल सब्जी समितियां, ये 278 है। केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं, तो 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है। और भूमि विकास बैंक कितने, तो 36 भूमि विकास बैंक है। तो इसको एक बार अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं ताकि चीज़ें पूरी तरह से याद ना हो लेकिन हम थोड़ा सा तो कनेक्ट कर पाए उनसे। सबसे पहले में तो पंजीकृत सहकारी समितियां, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज कितनी है, ये है अपने 42,283। 42,000 प्लस है, 42 के प्लस सहकारी समितियां, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज 42 के प्लस है। ठीक है, 42,000 से ज़्यादा है। अच्छा, कोऑपरेटिव फेडरेशन कितने हैं, सहकारी संघ कितने, तो सहकारी संघ है 23। सहकारी दुग्ध संघ, सहकारी दुग्ध संघ कितने हैं। अब संघ वाला कॉन्सेप्ट है ना, नॉर्मल संघ है तो तब 23 और अगर दुग्ध संघ है तो कितना होगा, 24। ठीक है। अच्छा, उपभोक्ता थोक भंडार कितने हैं, उपभोक्ता थोक भंडार, थोक भंडार कितने हैं,
तो 38 उपभोक्ता थोक भंडार है, उपभोक्ता थोक दुकानें हैं। प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां कितनी हैं? अब कृषि वैसी सहकारी समितियां जो कृषि ऋण में डील करती है, ये कितनी है? तो 278। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज कितनी है? 278 है। और विपणन और फल सब्जी समितियां तो 208 नहीं, प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण सहकारी समितियां ये ज्यादा है, 8592 है। 8592 कितनी है? ऐसी सहकारी समितियां जो कृषि ऋण में डील करती है, कितनी है? 8592। और जो मंडी में होती है विपणन और फल सब्जी समिति, ये कितनी है? 278 है। अब ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक कितने? तो 29 सहकारी बैंक है केंद्रीय सहकारी बैंक, और 36 भूमि विकास बैंक है। भूमि विकास बैंक कितने? 36, और केंद्रीय सहकारी बैंक कितने? 29 है। क्लियर हो गया? एक बार आपको इसको पॉज करके देख लेना है कौन से कितने हैं, और उसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो। एक देखो, कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत 3% पर ब्याज पर सहायता दी जाएगी। एक फंड बनाया गया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसकी घोषणा कब की गई, कब बनाया गया? ये 15 मई 2000 को बनाया गया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कब बनाया गया? तो 15 मई 2020 को। ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कब बनाया गया? 15 मई 2020 को बनाया गया। क्लियर हो गया? कितने करोड़ से यह फंड स्थापित किया गया? तो 1 लाख करोड़ इसमें फंड, 1 लाख करोड़ रुपए का जो इसमें प्रावधान किया गया। कितना? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ रुपए का यह फंड है। 1 लाख करोड़ का फंड है। अब ये फंड तो बना लिया। अब इस फंड का बनाने का उद्देश्य क्या है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर में के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? किसान के खेत से लेके मंडी तक सामान को ले जाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, जैसे रोड हो गया, ब्रिज हो गया, पुल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे यूनिट लगा रहे जो किसानों के जो प्रोडक्ट है उसको प्रोसेस्ड करने का काम करती है और उसका नया प्रोडक्ट बनाती है। तो इस प्रकार के जो भी ये अपने आप बनाते हो, यूनिट्स बनाते हो, तो उसके लिए आप इस फंड से पैसे ले सकते हो। कितना ऋण मिल सकता है इसमें? इसमें 2 करोड़ रुपए तक का ऋण आपको मिल जाएगा। और उस पर फायदा क्या होगा? 3% की कर से जो ब्याज सब्सिडी है वो आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने 2 करोड़ का ऋण लिया, बैंक से लोन लिया 2 करोड़ का। अब उस पर बैंक की ब्याज रेट उस ऋण पे 11% है, लेकिन आप ये फार्म गेट अवसंरचना में उपयोग कर रहे हैं इसको, तो आप इसके लिए आवेदन करोगे तो आपको 3% की सब्सिडी मिल जाएगी। यानी 3% पैसा जो आपका ब्याज में जा रहा था उसका पुनर्भरण कौन कर देगी? गवर्नमेंट कर देगी इस फंड के माध्यम से। ठीक है, ये है। तो आपको याद रखना है 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण। सबसे पहले एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या कृषि अवसंरचना निधि, इसकी घोषणा कब की गई? तो ये 2020 मई का महीना 15 तारीख 15 मई 2020 को की गई। कितने फंड का प्रावधान इसमें किया गया है? तो 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया गया है। क्या फ़ायदा होगा इसमें? फार्म गेट अवसंरचना अगर आप बनाते हो तो आपको सब जो ब्याज सब्सिडी है वो मिल जाएगी। कितनी? 3% की रेट से। कितने रुपए तक? 2 करोड़ रुपए के अगर लोन होता है तब आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में सरकार द्वारा किसानों को समृद्ध करने के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार द्वारा लाई गई थी, वो है फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना। देखो, किसान की जो खेती होती है वो एक जुए की तरह होती है। हो सकता है इस बार बारिश अच्छी हुई हो, लेकिन एंड में जाते हुए ओले पड़ गए और सारी फसल नाश हो गई। फसल अच्छी हुई है लेकिन टिड्डी दल आ गया, उसने आक्रमण कर दिया, फसल का नुकसान हो गया। आपने फसल निकाल ली, आपके खेत में बोरियां भर के अनाज रखा हुआ है
और बाढ़ आ गई और आपकी बोरियां को बहा के ले गई, तो किसान के पास जो आय का स्रोत है वो उसकी फसल है, और उसका जब तक पैसा उसकी जेब में नहीं आ जाता ना, तब तक उस पे मतलब संकट के बादल रहते हैं। तो सरकार ने इसी समस्या को काउंटर करने के लिए एक बीमा योजना लेके आई, और उसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो मतलब बीज बोने से लेके मंडियों तक पहुंचाने तक का मतलब इसमें प्रावधान रखा गया है। मतलब उस पीरियड तक, यानी फसल निकालने के 15 दिन बाद में इस तरह से प्रावधान है, तब तक आपके उस फसल का बीमा रहता है। अगर फसल का नुकसान होता है तो आपको उसमें भरपाई मतलब इस बीमा कंपनी के द्वारा की जाती है। तो ये कब लागू की गई थी? तो ये 2016 में लागू की गई। कब लाई गई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 की। और इसके अंदर अनाज भी शामिल है, बाजरा, दालें शामिल है, खाद्यान्न फसलें हैं, तिलहन भी शामिल है, और तो और वाणिज्यिक फसलें भी शामिल है, रबी भी शामिल है, खरीफ भी शामिल है, और जो बागवानी फसलें हैं वो भी शामिल है। बस उसके प्रीमियम में फ़र्क है। अगर मान लीजिए आपने खरीफ रबी की फसल बोई है, तो उस कंडीशन में आपको जो प्रीमियम देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा? ओनली 1.5%। खरीफ की फसल पे 2% आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, और बागवानी पे आपको 5% प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बदले में आपका जो फसल है उसका बीमा हो जाएगा। फसल अगर को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगी? बीमा कंपनी करेगी। तो जो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है वो प्रीमियम के बारे में पूछा जाता है। तो किसान की तरफ से जो प्रीमियम दिया जाता है, रबी की फसलों के लिए 1.5%, खरीफ की फसलों के लिए 2% और बागवानी की फसलों के 5% का प्रीमियम लगेगा। ठीक है। अब देखो, हम राजस्थान में जो जल की स्थिति है उसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान है भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 10.41% एरिया राजस्थान के पास में है, यानी बहुत बड़ा एरिया राजस्थान, 10वां हिस्सा से भी ज़्यादा राजस्थान के पास एरिया है। ठीक बात है। लेकिन अगर हम पानी की बात करें कि इंडिया में जितना भी पानी अवेलेबल है, जल उपलब्ध है, तो राजस्थान में उस टोटल जल का मात्र 1.16% भाग ही है। कितना? 1.16% भाग ही है। यानी हमारे पास एरिया तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी की उपलब्धता पूरे देश का जो वाटर है उसके मुकाबले बहुत कम है। और इसका प्रभाव क्या होता है? इसके प्रभाव से हमारी जो भूमि है वो बंजर हो जाती है। तो राजस्थान में 101 लाख हेक्टेयर भूमि बंजर पड़ी हुई है। और कल का हमने जो पढ़ा था भू उपयोग सांख्यिकी, उसमें से याद करके आप बताओ देखें कि राजस्थान में जो कितना एरिया बंजर भूमि में है। तो मैंने आपको कहा था एक शब्द याद रखना है आपको, 10.25। क्या याद बताया था? 10.25, 10.26%, यानी भू उपयोग सांख्यिकी का 10.26% एरिया वो क्या है? वो बंजर भूमि है। राजस्थान में खेती किस पे निर्भर है? बिल्कुल मानसून पे निर्भर है। और मानसून क्या है? एक जुए की तरह अनिश्चित प्रकृति का है। कभी ज़्यादा बरसात हो सकती है, कभी कम हो सकती है, कभी होती नहीं है। और इस अनिश्चितता का असर किस पे होता है? फसलों पे तो होता ही है, और हमारे आर्थिक स्थिति पे भी होता है, और सामाजिक स्थिति पे भी उसका फर्क पड़ता है। अगर पानी की इतनी अनिश्चितता है तो इसका दबाव किस पे पड़ेगा? भूजल पे पड़ेगा। और फिर वर्षा कम तो फिर भूजल पे पड़ेगा दबाव, फिर भूजल भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। वही स्थिति हमारे राजस्थान में हो रही है। अभी अगर देखो पिछले 4-5 सालों की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है। 2024 का डेटा हमारे इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है वो देखते हैं। 2024 का जो मानसून है वो समय पर आ गया था। कब आया? 25 जून को। पिछले साल मानसून कब दस्तक दी? 25 जून को। और जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरे राज्य को कवर कर गया। 25 जून को आया और जुलाई का पहला सप्ताह था, तब तक पूरे राजस्थान में फैल चुका था। अब 1 जून से 30 सितंबर 2024 तक, 1 जून से लेकर 30 सितंबर 2024 जो मानसून पीरियड होता है, मानसून काल होता है, इसमें जो वास्तविक वर्षा थी वो 662 mm थी। ये याद रखो आप। सामान्य वर्षा कितनी होती है? 417 mm होती है। और पिछली बार कितनी हुई? 662 mm। सामान्य वर्षा 417 mm। इसका मतलब सामान्य से अधिक बारिश हुई। तो
सामान्य से कितनी अधिक बारिश हुई? लगभग 58-59% बारिश अधिक हुई। 58.68% बारिश ज़्यादा हुई थी पिछली बार के मानसून में। और राज्य के सभी जिलों में सामान्य से, ऐसा नहीं कि कोई राज्य का जिला ऐसा था जहाँ पे सामान्य से कम बारिश हुई थी, सभी के सभी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश पिछले 2024 में 1 जून से 30 सितंबर 2024 के मध्य हो गई थी। मानसून के संबंध में प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि इस प्रकार? बिल्कुल आते हैं। आप प्रीवियस ईयर की दिशा वाली किताब उठा के देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि मानसून से संबंध में प्रश्न पूछे हुए हैं, लगातार पूछे गए हैं। अब राजस्थान की जल संरचना की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान की अगर सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो आईजीएनपी हमारी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना रही और इसकी सफलता भी बहुत शानदार रही है। राजस्थान के लिए सिंचाई के बेहतर विकल्प उपलब्ध करवाए हैं। पेयजल की तो बात ही क्या करें। तो पूरे राजस्थान के लिए लगभग 12 जिलों में आईजीएनपी से फायदा हमें हुआ है। अब जैसे आईजीएनपी योजना थी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, इसी तरह एक और योजना है जिसका नाम है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, इसे ईआरसीपी कहते हैं। ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया था और वर्तमान में इसका जो ऑफिशियल नाम है वो क्या है? राम सेतु लिंक जल परियोजना। क्या है? राम सेतु लिंक जल परियोजना। ये परियोजना बहुत बड़ी परियोजना है, बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। लगभग 17 जिले इससे प्रभावित होने वाले हैं और इतनी बड़ी योजना है तो एग्जाम के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और इतनी बड़ी योजना है तो इसके हमें अलग अलग डायमेंशन भी देखने पड़ेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना जिसे एकीकृत ईआरसीपी में कौन कौन सी जलीय नदियां हैं? एक तो कुन्नू, एक कूल, एक पार्वती, एक काली सिंध, एक मेज। ये नदियां हैं। इनके उपबेसिन से जो अधिशेष मानसूनी जल है उसको कहाँ ले जाया जाएगा? बनास में, मोरेल में, बाणगंगा में, गंभीरी में और पार्वती नदी में। ये माइंड है। मतलब कुन्नू, कूल, पार्वती, काली सिंध और मेज नदी का जो अधिशेष जल है उसको बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीरी और पार्वती नदी में डाला जाएगा। ठीक है। यानी एक तरीके से अगर किसी नदी में पानी कम हो रहा है तो उस तरफ ढलान के हिसाब से उसमें पानी स्थानांतरित करने का प्रयास इसमें किया जाएगा। ये परियोजना 17 जिलों को प्रभावित करेगी सकारात्मक रूप से, यानी 17 जिलों को पीने का पानी उपलब्ध करवाएगी और इससे 32.5 मिलियन लोग लाभान्वित होंगे। कितनी बड़ी परियोजना है देखो, 32.5 मिलियन, यानी 3.25 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6,85,00,000, यानी लगभग आधी जनसंख्या इससे प्रभावित हो रही है सकारात्मक रूप से। अब पीने का पानी तो इतने लोगों को मिलेगा, इतने लोग प्रभावित होंगे। इसके अलावा सिंचाई के साधन क्षेत्र भी बढ़ेगा। लगभग 2,51,000 हेक्टेयर नई कृषि भूमि को सिंचाई। अभी ये प्रोजेक्टेड डेटा है, एग्जैक्ट नहीं है, प्रोजेक्टेड है। 2,51,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा अतिरिक्त उपलब्ध होगी और 1,52,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी, यानी 2,51,000 तो नई भूमि जहाँ पे सिंचाई सुविधाएं अभी नहीं है लेकिन हो जाएगी। और 1,52,000 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जहाँ पे पानी पहले से जा रहा है लेकिन वहाँ पे बेहतर उपलब्धि हो जाएगी और ज़्यादा पानी वहाँ पे प्रोवाइड कर सकेंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है? एक तो लोगों को मतलब प्यास से नहीं मरने देना है। नंबर 2, सिंचाई की सुविधा को बेहतर करना है ताकि स्थिर और टिकाऊ जलापूर्ति हो सके। और स्थिर और टिकाऊ जलापूर्ति होगी तो हमारी आर्थिक जो कृषि क्षेत्र है उसका योगदान बेहतर हो जाएगा और उसका योगदान बेहतर होगा तो राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है वो भी बेहतर होगी। अब इसकी बात करें तो इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो कब की गई? तो 22 जनवरी 2025 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। नहीं, इसका नाम चेंज किया गया, सॉरी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन 22 जनवरी 2025। हमें अच्छे से पता है कि इस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इसी
22 जनवरी के दिन ही क्या हुआ, इस जो अपन ये पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है या ईआरसीपी कहते हैं अपन, जैसे ईस्ट राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट, इसका नाम चेंज करके रामजल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया। ये बात हमने पहले चर्चा कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट क्लियर हो गया। अब इतना याद रखना है कब किया गया ये नाम चेंज, तो जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस था ना 22 जनवरी 2025 को, तब। अब इसकी शुरुआत कब की गई, इसकी शुरुआत की गई 17 दिसंबर 2024 को। योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2024 को मोदी जी को उस दिन बुलाया गया था। जयपुर में आए थे मोदी जी, जयपुर में एक गांव है दादिया गांव, वहां पे इसको मतलब इसकी शुरुआत की गई। इसमें 2 राज्य प्रभावित होते हैं, एक तो अपना राजस्थान हो गया और एक हो गया एमपी। अब इन दोनों राज्यों का सहमत होना आवश्यक था। पानी को अगर हम छेड़छाड़ कर रहे हैं प्राकृतिक स्रोतों से, तो दोनों राज्यों के जो हितधारक है उनकी सहमति आवश्यक है। तो एमपी की तरफ से कौन आए थे, तो वहाँ के जो सीएम साहब है मोहन यादव साहब, वो आए थे। और राजस्थान के सीएम कौन है, भजनलाल जी, वो इन्होंने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए, बोले कि ठीक है इस योजना को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का भी इसमें अहम योगदान रहा था। अभी जो ये नदी जोड़ो परियोजना है बहुत बड़ी परियोजना है, लगभग 70,000 करोड़ का इसका खर्चा है। तो इसमें इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी होने वाली है इस परियोजना की, तो इस परियोजना की लंबाई होने वाली है 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर टोटल लंबाई होने वाली है। इस 1800 किलोमीटर में से 1200 किलोमीटर तो अपने राजस्थान में है और 600 किलोमीटर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तभी तो मध्य प्रदेश के एमपी साहब ने, मुख्य सीएम साहब ने साइन किए ना। लागत की हमने बात करी कि कितनी लागत है, 70,000 करोड़ इस योजना की लागत है। लागत 70,000 करोड़। अब 70,000 करोड़ रुपए कौन देगा, राजस्थान देगा, एमपी देगा, कौन देगा, नहीं, इसका 90% पैसा है ना वो तो देगा केंद्र सरकार, बाकी बच के 10%। तो 10% में 5%, आधा राजस्थान देगा और आधा एमपी देगा, यानी 5-5% दोनों देंगे। तो जो राम जल सेतु लिंक परियोजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना मोदी जी की उपस्थिति के अंदर एमओयू हुआ। एमओयू पे साइन राजस्थान सीएम और एमपी सीएम के द्वारा किया गया। दादिया गांव जयपुर में ये मतलब प्रोग्राम आयोजित किया गया था। क्लियर है, ऐसा पूछ सकते हैं कि कहाँ पे इसका मतलब शुभारंभ किया गया, एमओयू हस्ताक्षर किया गया, तो दादिया गांव जयपुर याद रखना है। क्लियर है। इसके बाद में ये योजना कितने रुपए की है, लगभग 70,000 करोड़ की है। 70,000 करोड़ रुपए कौन देगा, तो केंद्र देगा कितना, 90%, और बाकी जो बच गया वो दोनों राज्य आधा आधा, यानी 5% राजस्थान और 5% एमपी देगा। टोटल लंबाई 1800 किलोमीटर, जिसमें से 1200 किलोमीटर राजस्थान में और 600 किलोमीटर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब इस परियोजना में क्या किया जाएगा, 5 तो बनाए जाएंगे बैराज और 2 बनाए जाएंगे बांध। बैराज कितने बनाए जाएंगे, 5 बैराज बनाए जाएंगे और 2 बांध बनाए जाएंगे। जो 2 बांध बनाए जाएंगे ना, ये दोनों बांध बनास नदी पे हैं। कौन सी नदी पे, बनास नदी पे। और कौन से जिले में है, तो दोनों सवाई माधोपुर में। कौन कौन से बांध है, एक तो बांध है डूंगरी बांध। कौन सा बांध है, डूंगरी, और एक बांध है ईसरदा बांध। तो हमने कहा कि जो राम जल सेतु लिंक परियोजना है इस पे 2 बांध बनाए जाएंगे, 5 बैराज बनाए जाएंगे। 2 बांध बनाए जाएंगे, ये बनास नदी पे बनेंगे। दोनों के दोनों सवाई माधोपुर जिले में अवस्थित है। और बांधों के नाम क्या है, एक का नाम है डूंगरी और दूसरे का ईसरदा। क्लियर है। अब इसमें 5 बैराज बनाए जाएंगे। अब ये बैराज है वो अलग जिले में है और अलग अलग नदियों पे है। जैसे पहले बात करें रामगढ़ बैराज की, तो जो रामगढ़ बैराज है ना, ये कूल नदी पे बनाया जाएगा। जैसे राम जी कूल थे ना, राम जी कूल व्यक्ति है, तो रामगढ़ बैराज कूल नदी पे बनाया जाएगा। और कहाँ, कौन से जिले में, तो 12 में। 12 का जो किशनगंज वाला इलाका है ना, जहाँ पे सहरिया जनजाति निवास करती है, वहाँ पे ये रामगढ़ बैराज बनाया जाएगा। तो रामगढ़ बैराज की बात करो, बताओ रामगढ़ बैराज कौन सी नदी पे, नदी तो कूल हो गई। ठीक है, रामगढ़ कूल नदी। और कहाँ पे बनाया जाएगा, तो किशनगंज में। और किशनगंज कहाँ पड़ता है, 12 में। रामगढ़, किशनगंज 12 में। एक है मैलपुर,
मैलपुर बैराज। तो मैलपुर बैराज कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा पार्वती नदी पे। कौन सी नदी है? पार्वती नदी। तो पार्वती माता का जो मंदिर है वो महल के जैसा, ये इस तरह से कनेक्ट करो आप माइंड में। और कहाँ पे है? तो ये 12 में है। कहाँ पे? 12 में। तो मांगरोल 12 के अंदर ये मतलब बैराज बनाया है। तो 12 में कौन कौन से 2 बैराज हो गए? एक तो हो गया रामगढ़, एक हो गया मैलपुर। ठीक है। इसके बाद है नवनेरा बैराज। नवनेरा बैराज है ये काली सिंध नदी पे। और कहाँ पे, कौन से जिले में है? तो ये दिगोद कोटा में अवस्थित है। और इस बांध की विशेषता क्या है? सर्वाधिक भराव क्षमता वाला ये बैराज है। तो अगर हमसे पूछे कि जो 5 बैराज बनाए जाएंगे इसमें से सबसे ज़्यादा भराव क्षमता वाला बैराज कौन सा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? नवनेरा बैराज है, वो सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बैराज होगा। इसके बाद मेज बैराज है। तो मेज नदी पे ही है ये। मेज बैराज नदी याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है कहाँ पे? इंद्रगढ़ बूंदी में। जिला कौन सा है? इंद्रगढ़ बूंदी में। इसके अलावा निमोद राठौड़ बैराज, ये बनास नदी पे, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। तो जो बनास नदी पे जो भी अवसंरचनाएं बन रही है, चाहे वो बांध हो चाहे बैराज हो, ये तीनों कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर में। इतना क्लियर हो गया। निमोद बैराज बांध कहाँ पे? राठौड़ नदी पे। ठीक है। बांधों की चर्चा हमने पहले कर ली। एक बार मैप पे लोकेट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रामगढ़ बैराज। रामगढ़ बैराज कहाँ पे है? किशनगंज 12 में है। यहाँ पे रामगढ़ बैराज। ठीक है, 12 में। इसके बाद महलपुर भी कहाँ पे? तो यहाँ पे महलपुर भी इधर ही है, 12 में ही है। इसके अलावा नवनेरा कहाँ पे? नवनेरा, तो नवनेरा है दिगोद कोटा में। ये अपना कोटा हो गया, यहाँ पे नवनेरा। तो देखो कोटा में कौन जाते हैं? कोटा में जो विद्यार्थी नीट वगैरह की तैयारी करते हैं ना, वो जाते हैं, जेई वगैरह की। तो वहाँ पे नए नए विद्यार्थी जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखो कि नवनेरा कोटा में है। और ये नदी कौन सी है? नवनेरा बैराज, तो काली सिंध नदी है। नदी कौन सी है? काली सिंध नदी पे है। इसके बाद मेज बैराज, ये बूंदी में, ये अपनी बूंदी होगी। यहाँ पे कौन सा है? मेज बैराज। नदी कौन सी है? मेज ही है। और निमोद राठौड़ बैराज, ये चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में है। ये अपना सवाई माधोपुर, और यहाँ पे निमोद राठौड़ बैराज है। और नदी सवाई माधोपुर वाली नदी आपको पता ही है, बनास नदी है। तो बनास नदी पे 2 तो बनाए जा रहे हैं बांध, 1 बनाया जा रहा है बैराज। क्लियर हो गया? आगे चलें। अब देखो, हमने जो राम जल सेतु लिंक नहर परियोजना है, इसको तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना। IGNP राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना, पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा कह सकते हैं, जीवन रेखा कह सकते हैं। और पश्चिमी राजस्थान की जो स्थिति है, इसको इसने बदल के रख दिया इंदिरा गांधी नहर ने। ये इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। एशिया में इससे बड़ी मानव निर्मित नहर दूसरी कोई सी नहीं है। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था, लेकिन 2 नवंबर 1984 इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी, उसके बाद में इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया। कब किया ये नाम चेंज? 2 नवंबर 1984। 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम, पहले जो राजस्थान नहर था इसका नाम चेंज करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। ठीक है। उपनाम की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कह दो, राजस्थान की मरुगंगा कह दो, पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा कह दो। तो पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा इसको किसने कहा था? तो जो पंत साहब है ना, उन्होंने राजस्थान की मरुगंगा इसे कहा था। गोविंद वल्लभ पंत है ना। और इसकी अब जो इंदिरा गांधी नहर है, इसका दिमाग आइडिया किसके पास आया था? तो ये गंगा सिंह जी महाराज, जो गंगा सिंह जी महाराज है ना बीकानेर के, उनके दिमाग की उपज है।
वो गंगा नहर लेकर भी आए थे और उनके दिमाग में था कि मतलब बीकानेर में इस प्रकार की एक नहर होनी चाहिए। तो दिमाग तो उनका मतलब शुरुआती आइडिया तो उनका था, लेकिन इसको ग्राउंड पे लाने में, इसकी योजना बनाने में, मतलब आउटलाइन बनाने में ये योगदान था कंवर सेन जी का। किसका? कंवर सेन जी का। ये कंवर सेन जी बीकानेर के मुख्य सिंचाई इंजीनियर थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी, एक मतलब रिपोर्ट बनाई थी, बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता। और इसमें इस पूरे मतलब इंदिरा गांधी नहर का जो प्रोजेक्शन है ये पूरा किया था और ये रिपोर्ट बना के 29 अक्टूबर 1948 को उन्होंने भारत सरकार को सौंपी। कब सौंपी? 29 अक्टूबर 1948 को, 1948 में। अब कोई बंदा इस प्रकार से परिकल्पना कर रहा है, एक रिपोर्ट बना रहा है, भारत सरकार को दे रहा है, तो उसको नहर का जन्मदाता और वास्तुकार कहने में कोई बुराई है क्या? नहीं है ना। तो बिल्कुल, तो इनको क्या कहते हैं? नहर का जन्मदाता और वास्तुकार। ठीक है, किसको मानते हैं? कंवर सेन जी को। अब ये नहर बनाने में तो पैसा भी थोक में लगा होगा और उस समय भारत नया नया आज़ाद हुआ था, पैसा कहाँ से आएगा? भारत में आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, गरीबी में पूरा देश जकड़ा हुआ था, तो फंडिंग कहाँ से? तो वर्ल्ड बैंक से फंडिंग मिली इसके लिए। कहाँ से? वर्ल्ड बैंक ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना या राजस्थान नहर को फंडिंग करी और उनकी अनुमति मिलने के बाद में इस पर का काम शुरू हुआ। तो इसका शिलान्यास किया गया 31 मार्च 1958 को। शिलान्यास कब हुआ इंदिरा गांधी नहर का? ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। 31 मार्च 1958 को। और शिलान्यास किया किसके द्वारा गया? तो उस समय भारत के जो होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, गोविंद वल्लभ पंत, जिन्होंने इसे राजस्थान की मरु गंगा कहा है ना, इंदिरा गांधी नहर को, उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। तो डेट एक बार फिर से देखो, शिलान्यास कब हुआ? 31 मार्च 1958। इसके बाद अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किया गया, क्योंकि देखो ये जो नहर आई है ये मतलब पंजाब से होते हुए, हरियाणा होते हुए राजस्थान में पहुंची। तो एक राज्य तो इसमें कनेक्टेड था नहीं, 2-3 राज्यों की बात होगी। तो एक बोर्ड बनाया गया, अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड। इस बोर्ड का गठन किया गया 1958 में, 19 दिसंबर 1958 को इसका गठन किया गया। यानी जब इसकी शिलान्यास, इंदिरा गांधी नहर का शिलान्यास तो किया गया 31 मार्च 58 को, और उसी साल 1958 में ही दिसंबर के महीने में एक बोर्ड बनाया गया, अंतर्राज्यीय राजस्थान नहर बोर्ड। ठीक है, और इस बोर्ड के पहले जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसे बनाया? कंवर सेन जी को। कंवर सेन है ना, उनको इसका पहला अध्यक्ष बनाया। इसके बाद में काम चलने के बाद में 1961 में 11 अक्टूबर को एक मतलब इसका उद्घाटन कर दिया गया। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? भारत के उस समय के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे। और उन्होंने रावतसर शाखा है ना हनुमानगढ़ की, उसकी नौरंगदेसर वितरिका से पानी छोड़ा और इसका उद्घाटन किया। मतलब सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर की कौन सी शाखा से पानी छोड़ा गया था? तो ये ध्यान रखना है, रावतसर शाखा की जो नौरंगदेसर वितरिका है उससे पानी सबसे पहले छोड़ा गया था। और ये किसके द्वारा छोड़ा गया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने इसका उद्घाटन करने के लिए राजस्थान आए थे। 11 अक्टूबर 1961 की बात है। यानी 1958 में काम शुरू हुआ और 1961 में मतलब ग्राउंड पे, धरातल पे काम आ गया इतनी बड़ी नहर परियोजना का। अभी इंदिरा गांधी नहर का जो डेटा है उसके बारे में देखते हैं। मोटा मोटी हमने बात में इसकी पृष्ठभूमि देख ली, किसने उद्घाटन किया, किसने शिलान्यास किया, कब शिलान्यास हुआ, कब राजस्थान बोर्ड का गठन हुआ, अंतर्राज्यीय बोर्ड का गठन हुआ, है ना। अब देखते हैं इंदिरा गांधी जो नहर है इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो जो इंदिरा गांधी नहर है इसकी एक तो है राजस्थान फीडर, 2 भागों में बांटा गया है। एक मुख्य नहर, फीडर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए पानी हरिके बैराज से आ रहा है, यहाँ पे हरिके बैराज पंजाब में, वहाँ से पानी आ रहा है। पानी आके ये मसीता वाली हेड है हनुमानगढ़ में, यहाँ पे पहुँच गया। अब इस यहाँ से यहाँ तक में कोई भी मतलब पानी निकलने का सोर्स नहीं है, तो इसे तो कहते हैं फीडर। चूंकि ये राजस्थान में आ रहा है तो इसे राजस्थान फीडर कह दिया। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 204 किलोमीटर।
और इसके बाद में राजस्थान में अलग अलग ज़िलों में होते हुए ये नहर गई हुई है। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। तो इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। कितनी है? 649। 204 किलोमीटर तो जो राजस्थान फीडर है वो, और 445 क्या है? जो मतलब मुख्य नहर है, मुख्य नहर। तो टोटल कितनी होगी? 649 किलोमीटर होगी। अब देखो ये 204 किलोमीटर है जो हरीके बैराज से मसीता वाली हेड तक है। ये 3 अलग अलग राज्यों में है। सबसे पहले पंजाब में, तो इसका 150 किलोमीटर तो पंजाब में है। इसके बाद में 19 किलोमीटर हरियाणा में है, और उसके बाद में 35 किलोमीटर कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान में जो हनुमानगढ़ है वहाँ जो मसीता वाली हेड है वो हनुमानगढ़ में पड़ता है, वहाँ तक। तो जो राजस्थान फीडर है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है? वो 3 राज्यों में, और इसकी लंबाई कितनी है? 204, जिसमें से पंजाब में 150, 19 हरियाणा में और 35 राजस्थान में। क्लियर है? उसके बाद मुख्य नहर। मुख्य नहर यहाँ से जैसे मसीता वाली हेड से शुरू होगी और मोहनगढ़ जो जैसलमेर है वहाँ तक जाएगी, मोहनगढ़ जैसलमेर तक। तो ये इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। अब राजस्थान फीडर बनना शुरू हुआ, और राजस्थान फीडर बनने का निर्माण कार्य पूरा कब हो गया? तो ये 1964 में जाके पूरा हुआ। राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर बनाना, ये 1964 में जाके पूरा हुआ। और मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक मुख्य नहर है, हमने पढ़ लिया। और अंतिम छोर कौन सा है इस मुख्य नहर का? मोहनगढ़ है। कौन सा है? मोहनगढ़। अब आपसे पूछे कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसकी जो मुख्य नहर है उसका अंतिम बिंदु कौन सा है, अंतिम छोर कौन सा है? तो ये है हनुमानगढ़। अब क्या हनुमानगढ़ ही अंतिम बिंदु रहेगा, अंतिम छोर रहेगा? नहीं, इसका अंतिम छोर में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? ये मोहनगढ़ तो आई हुई है, मोहनगढ़ से आगे गडरा रोड बाड़मेर तक, इसको गडरा रोड बाड़मेर तक इसको ले जाया जाएगा। और इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? 165 किलोमीटर। तो पहले कितनी थी? 445 किलोमीटर। अभी 165 किलोमीटर और बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 5 5 10, 6 4 10 रे 11, 4 1 5 610 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाएगी। ठीक है। और अगर इसको में अगर हम शामिल कर ले कौन सा? राजस्थान फीडर को भी, जो कितना है? 204 किलोमीटर। तो 4 1 और 8 यानी टोटल लंबाई इंदिरा गांधी नहर की कितनी हो जाएगी? वो चाहे राजस्थान फीडर हो, चाहे वो मतलब गडरा रोड बाड़मेर तक, मसीता वाली नहीं, हरीके बैराज से लेके गडरा रोड बाड़मेर तक टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी नहर की? 814 किलोमीटर। ठीक है। अब इस नहर की अलग अलग वितरिकाएं बनी हुई है, और जैसे मान लीजिए ये मुख्य नहर आई हुई है इस तरह से। अब इसमें अलग अलग वितरिकाएं बनी है, किसी कितनी लंबाई, किसी कितनी लंबाई है। तो इन सबको अगर जोड़ दें तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 9413 किलोमीटर। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो इस परियोजना में कुछ लिफ्ट नहरों के निर्माण भी किया गया है, लिफ्ट नहरों का निर्माण भी किया गया है। अब लिफ्ट नहरों की टोटल लंबाई कितनी है? अगर हम लंबाई वगैरह देख रहे हैं, वितरिकाएं 9413, लिफ्ट नहर इसकी लंबाई है 1521 किलोमीटर। लिफ्ट नहरों की लंबाई टोटल 1521। अब ये जो परियोजना बनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये 2 भागों में बनी। पहले चरण में क्या हुआ? हरीके बैराज से लेके 393 किलोमीटर नहर का निर्माण हुआ, 393 किलोमीटर नहर का निर्माण। तो हरीके बैराज से मसीता वाली हेड तक 204 किलोमीटर, और मसीता वाली हेड से लेके 77 गांव पड़ता है बीकानेर में, वहाँ तक आई है। और इसकी लंबाई मतलब 204 तो आपको पता है कि हरीके बैराज से मसीता वाली हेड तक है। फिर मसीता वाली हेड से लेके 77 गांव बीकानेर तक 189 किलोमीटर हो रही। तो ये टोटल 393 किलोमीटर नहर बन गई थी ना, ये तो पहले चरण में बन गई।
तो प्रथम चरण का जो अंतिम बिंदु था वो कौन सा था? ये सतासर गांव बीकानेर का था। कौन सा गांव है? सतासर गांव बीकानेर। ये इतना याद रखो। और इसमें एक ही लिफ्ट नहर बनी थी। कौन सी? कंवर सेन लिफ्ट नहर, पहले चरण में। और 1992 में इसका जो पहला चरण वो समाप्त हो गया। अब इसका दूसरा चरण हुआ, उसमें सतासर बीकानेर से शुरू हुआ और मोहनगढ़ जैसलमेर तक चला गया। और इसमें 256 किलोमीटर नहर का निर्माण किया गया। ठीक है। और अंतिम बिंदु इसका क्या क्या होने वाला है? अभी तो ये निर्माण चालू है। अंतिम बिंदु इसका गडरा रोड बाड़मेर होने वाला है। ठीक है। मोहनगढ़ से 165 किलोमीटर आगे और जाएगी। हमें पता है कि 7 लिफ्ट नहर है। 7 लिफ्ट नहर में से एक कंवर सेन तो पहले चरण में बन गई थी। अब दूसरे चरण में कितनी लिफ्ट नहरें बनी? फिर 6 लिफ्ट नहरें दूसरे चरण में बनी। और 1 जनवरी 1987 को तत्कालिक वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस दूसरे चरण का उद्घाटन किया था। ठीक है। ये डेटा मतलब इतना ज़्यादा जोर नहीं देना है, लेकिन एक बार पढ़ लिया आपने, एग्जाम में अगर यकायक प्रश्न आ गया तो आप चौंकोगे नहीं कि थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है, आप गेस श्योर कर कर आके उसको बना दोगे। अभी देखो, इंदिरा गांधी नहर की कुछ तो बनी हुई है लिफ्ट नहरें और कुछ बनी है शाखाएं। लिफ्ट नहरें और शाखाओं में क्या फ़र्क है? तो शाखाएं तो ऐसे है कि उसमें वो ऊंचाई की तरफ ही है और पानी ढलान की तरफ जाता है तो ढलान की तरफ पानी चला जाएगा। लेकिन अगर आप ढलान के विपरीत पानी को ले जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उस पानी को ऊंचाई पर चढ़ाना पड़ेगा, फिर वहाँ से पानी छोड़ना पड़ेगा। तो इसको तो कहेंगे लिफ्ट नहरें, और जो ढलान की तरफ ही है उनको कहेंगे शाखाएँ। तो टोटल इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 9 शाखाएँ हैं, जिसमें से एक शाखा है हनुमानगढ़ में, जो ऐसी एकमात्र शाखा है जो नहर के बाईं तरफ से निकलती है। यानी अगर इस तरह से नहर आ रही है ना, तो ये जो शाखा है हनुमानगढ़ वाली, ये इस साइड जाती है। ठीक है। बाकी जितनी भी शाखाएं हैं वो इस साइड में जाएगी। तो रावतसर शाखा है, एकमात्र शाखा है हनुमानगढ़ में है जो नहर के बाईं तरफ निकाली गई है। तो रावतसर शाखा कौन से ज़िले में है? हनुमानगढ़ में। उसके बाद में सूरतगढ़ शाखा, ये हनुमानगढ़ गंगानगर में। कहाँ पे? हनुमानगढ़ और गंगानगर में तक जाती है सूरतगढ़ शाखा। उसके बाद में तीसरी है अनूपगढ़ शाखा। अनूपगढ़ में कौन कौन से ज़िले हैं? गंगानगर, बीकानेर। फिर ये सर्वाधिक शाखाएं कौन से ज़िले में है? तो ये बीकानेर में ही है। फिर है उसके बाद में पूगल शाखा। पूगल शाखा कहाँ पे? ये बीकानेर में। फिर दांतौर, ये भी बीकानेर में। फिर बिरसलपुर, ये भी बीकानेर में। फिर चारणवाला, ये बीकानेर में, फड़ौदी और जैसलमेर 3 जिलों में फैली हुई है। तो आईजीएनपी की 3 जिलों में फैली हुई शाखा कौन सी है? तो चारणवाला शाखा। क्लियर है? उसके बाद में शहीद बीरबल शाखा, जो जैसलमेर जिले की एकमात्र शाखा है। क्लियर है? शहीद बीरबल शाखा। और एक है नहीं, एकमात्र नहीं है, इसके बाद सागरमल गोपा शाखा भी है। कौन सी है? सागरमल गोपा शाखा, ये भी जैसलमेर में है। और सागरमल गोपा शाखा है, इस शाखा के अंतिम छोर से बरकतुल्ला खां लिफ्ट नहर बनाई गई है। और इस बरकतुल्ला खां लिफ्ट नहर का नाम क्या रखा है? वर्तमान में बाबा रामदेव लिफ्ट नहर रखा गया है। और जिसे गडरा रोड तक, अब इसे ही गडरा रोड तक ले जाया जाएगा। ठीक है। अब एक जरूरी चीज क्या है, आपको इसका क्रम पूछा जा सकता है, तो आपको इसको किस तरह से याद रखना है? सबसे पहले एक तरफ बाई है, वो तो याद रख लो रावतसर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब कैसे याद करोगे? आप ऐसे रखो, सूरत, अनूपगढ़, पूगल, तो इसको करो पूग्या। सूरत, अनूपगढ़, पूग्या, यानी सूरत, अनूपगढ़ पहुंच गया। उसके भी बाद में दांतौर, बीर, चारणवाला, 3 के सेट से याद करना है। दांतौर बीर है कौन? दांतौर बीर कौन है? चारणवाला है। और फिर 2 सेट याद करना है, शहीद और सागर, शहीद सागर। ठीक है। क्या कहोगे? सूरत, अनूपगढ़, पूग्या, दांतौर, बीर, चारणवाला और शहीद सागर। क्या होगा? सूरत, अनूपगढ़, पूग्या। सूरत कहाँ पूग्या? अनूपगढ़। तो कैसे बोलोगे? सूरत, अनूपगढ़, पूग्या, फिर दांतौर, बीर, चारणवाला, दांतौर, बीर, चारणवाला और शहीद सागर। सूरत से सूरतगढ़, अनूपगढ़, फिर पूग्या मतलब पुग्गल, फिर दांतौर, फिर बीर का मतलब बिरसलपुर, और फिर चारणवाला से चारणवाला हो गया, फिर शहीद से शहीद शहीद बीरबल, फिर सागरमल गोपा, शहीद बीरबल, फिर सागरमल गोपा शाखा। तो हो गई अपनी
8 शाखाएं ये और एक जो रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में रह गई। क्लियर है। अब बीकानेर जिले में कितनी शाखाएं संबंधित है? तो एक तो अनूपगढ़ हो गई, उसके बाद में पुगल हो गई, फिर दांतोर हो गई, फिर बिरसलपुर हो गई, फिर चारणवाला हो गई। तो 5 शाखाएं ऐसी है जो बीकानेर जिले से संबंधित है। बीकानेर जिले में पानी पहुंचा रही है। क्लियर है। और जैसलमेर जिले में कौन कौन सी है? तो शहीद और सागर, यानी शहीद बीरबल और सागरमल गोपा, अंतिम सागरमल गोपा है। और सागरमल गोपा का जो लास्ट छोर है उससे कौन सी लिफ्ट नहर निकाली गई है? बरकतुल्ला खां लिफ्ट नहर निकाली गई है। क्लियर है। अभी नहर का जो अंतिम छोर है मोहनगढ़, वहां से 2 बड़ी उप शाखाएं निकाली गई है। यानी ये मोहनगढ़ है, यहाँ से 2 शाखाएं, बड़ी उप शाखाएं निकाली गई है। कौन कौन सी? एक का नाम है लीलवा और एक का नाम है दीघा। ये कहाँ पे पड़ती है? जैसलमेर में। और ये लीलवा दीघा जो शाखाएं है ये कहाँ पे पानी पहुंचाती है? लाटी सीरीज में। तो एग्जामिनर प्रश्न इस प्रकार पूछ सकता है कि लाटी सीरीज में किस शाखाओं से पानी की जलापूर्ति इंदिरा गांधी नहर परियोजना से हो रही है? तो आप कहोगे लीलवा दीघा उप शाखा से। किससे? लीलवा दीघा उप शाखा से। लिफ्ट नहरें हैं वो सारी की सारी बाईं तरफ है। देखो जो शाखाएं थी वो तो सारी की सारी दाएं तरफ थी, और जो लिफ्ट नहरें हैं लेकिन उसमें से एक जो शुरुआती शाखा थी वो बाईं तरफ थी, जो हनुमानगढ़ वाली है। लेकिन जो लिफ्ट नहरें हैं वो 7 है टोटल, और 7 की 7 किस तरफ है? ये बाईं तरफ है। ठीक है, इधर से आ रही तो बाईं इस साइड में होगा। इंदिरा गांधी नहर से कितने जिले लाभान्वित हो रहे हैं? तो 12 जिले वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें 6 जिलों को तो पेयजल और सिंचाई दोनों मिल रही है। कौन कौन से जिले? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फड़ौदी और जैसलमेर। इनको सिंचाई भी मिल रही है और पेयजल भी मिल रहा है। और 6 जिले ऐसे हैं जहां सिर्फ पानी पीने के लिए मिल रहा है। कौन कौन से? नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, झुंझुनू, सीकर। इसको हार्ड एंड फास्ट याद नहीं रखना है कि कब सिंचाई के लिए थोड़ा सा भी एरिया दे दे तो उससे क्या होगा, ये इस कैटेगरी से बाहर हो जाएगी। लेकिन मोटा मोटी इतना याद रखना है कि इंदिरा गांधी नहर से वर्तमान में 12 जिले लाभान्वित हो रहे हैं। क्लियर है। इसके बाद में हम देखेंगे क्या, जो इंदिरा गांधी नहर की जो लिफ्ट नहरें हैं वो कितनी हैं? तो हमने कहा कि ये 7 लिफ्ट नहरें हैं। इंदिरा गांधी नहर की 7 लिफ्ट नहरें। टोटल लंबाई कितनी है? 1495 किलोमीटर। लिफ्ट नहरों की टोटल लंबाई 1495। सबसे ज्यादा जिलों में फैली हुई नहर कौन सी है? ऐसी नहर जो सबसे ज्यादा जिलों में फैली हुई है, तो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है ना, सर्वाधिक जिलों में। कौन सी है? चौधरी कुंभाराम। सबसे लंबी लिफ्ट नहर, सबसे लंबी, जिले सबसे ज्यादा नहीं, सबसे लंबी। तो देखो इस परियोजना को शुरू ही कंवर सेन जी ने किया था, तो जो कंवर सेन लिफ्ट नहर है वो सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। ठीक है, सबसे पहली लिफ्ट नहर भी यही है, पहले चरण में ये बन गई थी। अच्छा, सबसे लंबी हमने पढ़ ली, तो सबसे छोटी पढ़नी भी जरूरी है। जो तेजाजी महाराज की नहर है, तेजाजी महाराज के नाम से तेजाजी लिफ्ट नहर, ये सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। क्लियर है। अभी हम एक एक जो लिफ्ट नहर है उसको पढ़ते हैं कि कौन कौन से जिले से प्रभावित हो रहे हैं। देखो, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर पहली है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। अब लिफ्ट नहर में बार बार नहीं लिखूंगा, लिफ्ट नहर तो आगे खुद ही समझना है हमें। तो ये हनुमानगढ़, इसको मैप पे ले लेते हैं। ये है चौधरी कुंभाराम। कुंभाराम जी चौधरी लिफ्ट नहर है ना, इसमें कौन कौन से जिले हो रहे हैं? एक तो हनुमानगढ़, दूसरा बीकानेर, तीसरा है अपना चूरू, और चौथा जिला है झुंझुनू। ये 4 जिले चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से प्रभावित हो रहे हैं। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से फायदा मिल रहा है इनको। ठीक है।
झुंझुनू में सिर्फ पेयजल सुविधा मिल रही है, झुंझुनू में ओनली पेयजल की सुविधा मिल रही है मानो। दूसरी है कंवर सेन लिफ्ट नहर। कंवर सेन लिफ्ट नहर में कौन कौन से जिले हैं? बीकानेर और गंगानगर, बीकानेर और गंगानगर, यानी ये जो लिफ्ट नहर है ना, ये है कंवर सेन, और इससे बीकानेर गंगानगर जिले फायदा मिल रहा है। कंवर सेन से बीकानेर और गंगानगर 2 जिले फायदा मिल रहे हैं। अभी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर हमने पढ़ा, इसका पुराना नाम क्या था? ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, फिर से पूछ सकता है। तो पहले इसको गंदेली नौहर सहवा लिफ्ट नहर कहते थे। क्या कहते थे? गंदेली नौहर सहवा। तो गंदेली नौहर सहवा लिफ्ट नहर कह दो से कुंभाराम लिफ्ट नहर कह दो, एक ही बात है। पहले गंदेली नहवा लिफ्ट नहर के नाम से, वर्तमान में चौधरी कुंभाराम से। अब कंवर सेन जो लिफ्ट नहर है, इसका पहला पुराना नाम था लूणकरणसर लिफ्ट नहर। लूणकरणसर, लूणकरणसर लिफ्ट नहर पुराना नाम था किसका? कंवर सेन लिफ्ट नहर का। और कंवर सेन लिफ्ट नहर के 2 जिले कौन से? गंगानगर और बीकानेर हो गया। अब बीकानेर तो लगभग सब में आ रहा है, सिर्फ एक लास्ट वाली को छोड़ दो, उसमें बीकानेर नहीं आ रहा, बाकी सब में बीकानेर तो है ही है। इसके बाद अगली नहर है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल, और पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम था गजनेर। ठीक है, और ये लिफ्ट नहर में बीकानेर तो आएगा ही आएगा ना, और बीकानेर के अलावा एक जिला और आएगा, कौन सा? नागौर। बीकानेर और नागौर, ये कौन सी है? पन्नालाल बारूपाल। पन्नालाल बारूपाल, और इसका पुराना नाम क्या था? गजनेर। गजनेर इसका पुराना नाम है, पन्नालाल बारूपाल का पुराना नाम क्या है? गजनेर। ठीक है, कौन कौन से जिले? बीकानेर गंगानगर, बीकानेर नहीं, बीकानेर नागौर। पन्नालाल बारूपाल का जो जिले फायदा ले रहे हैं कौन कौन से? बीकानेर नागौर। फिर है तेजाजी। तेजाजी हमने कहा कि लिफ्ट नहर है जो एक ही जिले में प्रवाहित होती है, सबसे छोटी लिफ्ट नहर है, तो ये मात्र बीकानेर जिले को फायदा दे रही है। ये तेजाजी लिफ्ट नहर है, और ये किसको दे रही है फायदा? सिर्फ बीकानेर जिले को, सबसे छोटी लिफ्ट नहर यही है। उसके बाद में करणी सिंह लिफ्ट नहर। करणी सिंह लिफ्ट नहर, तो ये बीकानेर और जोधपुर जिले को फायदा दे रही है, बीकानेर जोधपुर को। करणी सिंह लिफ्ट नहर बीकानेर फलोदी को, पहले जोधपुर था, फलोदी हो गया, बीकानेर फलोदी को दे रही है, बीकानेर फलोदी को दे रही है। कौन सी है? करणी सिंह। करणी सिंह बीकानेर फलोदी को फायदा दे रही है, करणी सिंह बीकानेर फलोदी को। और करणी सिंह का पुराना नाम क्या था? कोलायत। कोलायत कह दो, करणी सिंह लिफ्ट नहर कह दो, एक ही बात है। यानी अगर आपसे पूछे कि कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे? करणी सिंह लिफ्ट नहर इसका नया नाम है। फिर उसके बाद में अगली गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, ये बीकानेर और फलोदी में। गुरु जम्बेश्वर भी कौन से जिले में फायदा दे रही है? बीकानेर फलोदी को फायदा दे रही है, गुरु जम्बेश्वर। ठीक है, और उसके बाद में है जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, ये जैसलमेर जोधपुर को फायदा दे रही है। जयनारायण व्यास, ये जयनारायण व्यास, ये जैसलमेर और जोधपुर को, ये सबसे नहीं, लेकिन जो नवीन जो जिला है, जोधपुर पहले ही फायदा दे रही थी, लेकिन अभी फलोदी को दे रही है। यानी इसमें जोधपुर को फायदा नहीं मिल रहा है किसी में भी, फलोदी को ही मिल रहा है। तो ये जैसलमेर फलोदी को फायदा दे रही है वर्तमान में। कौन सी है? जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। क्लियर हो गया? तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ये इससे पहले गंदेली सहवा लिफ्ट नहर के नाम से जानते थे, और इसके जो लाभान्वित जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और झुंझुनू, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, ये जिले। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि स्पष्ट हो सके।
ये ज़िले प्रभावित हो रहे हैं, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, किससे? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से। उसके बाद कंवरसेन, किससे? बीकानेर गंगानगर, बीकानेर गंगानगर कंवरसेन, बीकानेर गंगानगर कंवरसेन, बीकानेर गंगानगर कंवरसेन। ठीक है, उसके बाद में पन्नालाल बारूपाल, जिसे गजनेर लिफ्ट नहर पुराने नाम से जाना जाता था, बीकानेर नागौर, बीकानेर नागौर। कौन सा है? पन्नालाल बारूपाल, पुराना नाम गजनेर। उसके बाद तेजाजी, तेजाजी ओनली बीकानेर में। तेजाजी कहाँ पे? ओनली बीकानेर में। उसके बाद में करणी सिंह लिफ्ट नहर बीकानेर जोधपुर में, बीकानेर फड़ौदी में, सॉरी, करणी सिंह बीकानेर फड़ौदी में। और उसके बाद में गुरु जम्बेश्वर बीकानेर फड़ौदी में, गुरु जम्बेश्वरी बीकानेर फड़ौदी में। और उसके बाद में जरनल व्यास जैसलमेर फड़ौदी में, जरनल व्यास जैसलमेर फड़ौदी में। क्लियर है? ये सारे ज़िले अपने देख लिए। अभी पुराने नए नाम को देखते हैं। ये बताओ, गंदेली नोहर सहवा लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? चौधरी कुंभाराम। लूणकरणसर लिफ्ट नहर का नया नाम कंवरसेन। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर किसका नया नाम है? तो गजनेर लिफ्ट नहर का। बांगड़सर लिफ्ट नहर किसका नया नाम है? तो तेजाजी महाराज लिफ्ट नहर का। फिर कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? करणी सिंह लिफ्ट नहर। और फड़ौदी लिफ्ट नहर का नया नाम गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। और जरनल व्यास लिफ्ट नहर का पुराना नाम था पोखरण लिफ्ट नहर। ठीक है, तो हमने जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके जो मोटे मोटे जो भी डेटा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको हमने पढ़ा, समझने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि ये जो क्लास है ये आपको मतलब एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।